सवेरे सवेरे का वक्त था 28 दिसंबर 2014। जगह थी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सुराबाया का जुवांडा एयरपोर्ट। इंडोनेशिया एयर एशिया का एक एयरबस A320-216 एयरपोर्ट के दूर वाले एप्रन पर खड़ा है। ये विमान काफी नया था, इसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। इसने पहली उड़ान 28 दिसंबर 2008 में भरी थी और इस रवानगी से करीब 1.5 महीने पहले यानी नवंबर 2014 में इसकी नियमित मरम्मत देखभाल भी हो चुकी थी। उस तारीख तक इस एयरबस A320 ने कुल 13,610 उड़ानें पूरी कर ली थी। आज यही विमान फ्लाइट 8501 संचालित कर रहा है इंडोनेशिया से सिंगापुर के लिए। तय शेड्यूल के मुताबिक सुबह स्थानीय वक्त के 5:20 पर उड़ान भरनी थी और सिंगापुर में सिंगापुरी वक्त के 8:30 बजे पहुंचना था। उड़ान की कुल अवधि करीब 2 घंटे 10 मिनट की थी। इस उड़ान पर कुल 162 लोग होने थे, 2 पायलट, 4 फ्लाइट अटेंडेंट और 156 यात्री। इन यात्रियों में एयरलाइन का एक इंजीनियर भी शामिल था। उसका टिकट यात्री का था, लेकिन वो असल में कंपनी के स्टाफ का हिस्सा था। इस विमान के कप्तान थे इरियान्तो, 53 साल के एक इंडोनेशियाई नागरिक। जैसा कि हमने लायन एयर के बोइंग 737 हादसे पर आधारित वीडियो में बताया था, इंडोनेशिया में लोगों के अक्सर केवल एक ही नाम होता है, उपनाम नहीं। अपने करियर के दौरान उन्होंने 20,000 से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे किए थे, जिनमें से 4,000 से अधिक घंटे एयरबस A320 पर थे। इससे पहले इरियान्तो इंडोनेशियाई वायुसेना में सेवारत रहे, जहां उन्होंने F-5 टाइगर और F-16 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाए। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने नागरिक उड्डयन में कदम रखा। पहले एडम एयर और फिर इंडोनेशिया एयर एशिया के लिए काम किया, जहां उन्होंने एयरबस A320 पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। दूसरे पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर थे रेमी इमैनुअल प्लीसेल, 46 वर्षीय फ्रांसीसी नागरिक। उनका कुल उड़ान अनुभव 2,275 घंटे का था, जिनमें से लगभग पूरा अनुभव एयरबस A320 पर था। उन्होंने फ्रांस की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन स्कूल इनैक यानी इकोल नासियोनाल de l'aviation civile से स्नातक किया था। ये फ्रांस की प्रमुख सरकारी उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एयर कैरिबेज में काम किया और उसके बाद इंडोनेशिया एयर एशिया के लिए उड़ान भरी। प्लीसेल के पास फ्रांस द्वारा जारी एक वैध ATPL श्रेणी का पायलट लाइसेंस था। ATPL यानी एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस पायलटिंग की उच्चतम योग्यता है। इस लाइसेंस वाला पायलट किसी भी वाणिज्यिक विमान पर कप्तान या फर्स्ट ऑफिसर बनने के काबिल होता है। पायलट अपने करियर की शुरुआत PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस से करते हैं। ये एक निजी पायलट लाइसेंस होता है जो गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए छोटी श्रेणी के विमानों को उड़ाने की अनुमति देता है। आमतौर पर हल्के एक इंजन वाले विमान जैसे सेस्ना 172, पाइपर PA-28 और इसी तरह के अन्य विमान। हालांकि इस लाइसेंस के तहत न तो किसी एयरलाइन में काम किया जा सकता है और न ही यात्रियों का व्यावसायिक परिवहन किया जा सकता है। इसके बाद पायलट CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त करते हैं। ये एक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस होता है जो पायलट को पेशेवर रूप से काम करने की अनुमति देता है, उदाहरण के तौर पर चार्टर उड़ानों, एयर एम्बुलेंस सेवाओं या क्षेत्रीय एयरलाइनों में। आमतौर पर ऐसे पायलट हल्के और मध्यम श्रेणी के टर्बोप्रॉप विमानों पर उड़ान भरते हैं, जैसे बीचक्राफ्ट किंग एयर, पिलाटस PC-12 या सेस्ना कैरावान। ATPL परिवहन श्रेणी की पायलट लाइसेंस होती है। ये प्रशिक्षण की सर्वोच्च अवस्था है, जिसके लिए कम से कम 1,500 उड़ान घंटे और जटिल सैद्धांतिक परीक्षाओं की सफल उत्तीर्णता आवश्यक होती है। ATPL वाला पायलट यात्री विमानों पर कप्तान या दूसरे पायलट के रूप में काम कर सकता है, जैसे एयरबस A320, बोइंग 737, एयरबस A380 और नागरिक विमानन के अन्य विमान। कप्तान और दूसरे पायलट प्री फ्लाइट तैयारी शुरू करते हैं। वे मार्ग की जांच करते हैं। सुराबाया से प्रस्थान, ऊंचाई पर चढ़ाई और फ्लाइट लेवल 320 तक पहुंचना। ये जावन सागर के ऊपर M635 मार्ग से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद मार्ग सिंगापुर की ओर जाता है। मौसम सेवा के पूर्वानुमान के अनुसार इस क्षेत्र में समुद्र के ऊपर की स्थिति बारिश के मौसम के लिए सामान्य थी। मार्ग के साथ साथ कुछ स्थानों पर शक्तिशाली गरज तूफानी बादल देखे जा रहे थे। उनकी चोटियां 14 किलोमीटर तक उठ रही थीं। ऐसे गरज तूफानी गठन इस क्षेत्र में साल के इस समय सामान्य माने जाते हैं और चालक दल ने मार्ग तथा फ्लाइट लेवल की योजना बनाते समय इन्हें ध्यान में रखा था। इसी समय प्रस्थान हॉल में यात्री इकट्ठा होने लगते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर सिंगापुर के लिए उड़ानें पारंपरिक रूप से भरी रहती हैं। कोई छुट्टियां मनाने जाता है तो कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने। अधिकांश यात्री इंडोनेशिया के नागरिक थे, मुख्य रूप से बच्चों के साथ परिवार और वे छात्र जो छुट्टियों के लिए घर लौट रहे थे। हालांकि इस उड़ान में सभी शामिल नहीं हो पाए।
एयर एशिया के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बुकिंग होने के बावजूद 23 यात्री समय पर चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर पाए। इनमें 10 लोगों का एक बड़ा परिवार भी शामिल था। वे एयरपोर्ट पर सिर्फ कुछ ही मिनट देर से पहुंचे थे। बाद में उनके नाम यात्रियों की सूची में नो शो के रूप में दर्ज रह जाएंगे। इस बीच चालक दल इंजन स्टार्ट करता है। आगे एक नियमित रोजमर्रा की उड़ान है। एशिया के 2 महानगरों सुराबाई और सिंगापुर के बीच एक अच्छी तरह पहचाने मार्ग पर। इस समय तक उड़ान की तैयारी पूरी हो चुकी है। उड़ान में हल्की देरी होती है और स्थानीय समय सुबह 5:25 पर कप्तान पुशबैक की अनुमति का अनुरोध करता है। विमान धीरे धीरे एप्रन से निकलता है और सक्रिय रनवे की दिशा में टैक्सी करना शुरू करता है। टैक्सी मार्ग टर्मिनल के साथ साथ जाता है रनवे के पश्चिमी छोर की ओर, जहां से उड़ानें जावन सागर की दिशा में रवाना होती हैं। मौसम की स्थिति ये है कि तापमान 26 डिग्री के लगभग है और पूर्व दिशा से करीब 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा चल रही है। रनवे सूखी है और रनवे लाइट्स की रोशनी से भरी है। सुबह 5:35 पर विमान रनवे के होल्डिंग पॉइंट पर रुकता है। टावर कंट्रोलर विमान को टेक ऑफ की अनुमति देता है। इंजन पूरी शक्ति पर जाते हैं और विमान रनवे पर गति पकड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद एयरबस उड़ान भरता है और चढ़ाई शुरू करता है। लैंडिंग गियर समेट लिए जाते हैं। सुरक्षित ऊंचाई के बाद चालक दल इंजन की शक्ति कम करता है और विमान चढ़ाई मोड में स्थिर हो जाता है। ये एक नियमित प्रक्रिया है जिससे इंजनों पर दबाव कम होता है और ईंधन की बचत होती है। विमान लगभग 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और कोर्स 280 पर जावन सागर की ओर रवाना होता है। कुछ मिनट बाद विमान उत्तर पूर्व की ओर दायां मोड़ लेता है और M635 एयरवे पर निकलता है। ये मार्ग कालीमंतान के तट के साथ साथ जाता है और आगे सिंगापुर की दिशा में ले जाता है। उड़ान शुरू हुए लगभग 15 मिनट बीत चुके हैं। एयरबस चढ़ाई जारी रखता है और फ्लाइट लेवल 320 यानी लगभग 9700 मीटर पर पहुंचता है। जावान सागर के ऊपर बादल घने होने लगते हैं। मौसम रडार की स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। आगे और दाईं ओर चमकदार रंगों के धब्बे, ये सक्रिय गरज तूफानी इलाकों के संकेत हैं। चालक दल सबसे सक्रिय बादलों को बाईं ओर से घूमकर निकलने के लिए बाएं डिविएशन की अनुमति मांगता है। सुबह 5:53 पर कप्तान जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से संपर्क करता है और मौसम के कारण बाएं डिविएशन की अनुमति मांगता है। ATC ट्रैक M635 से 20 नॉटिकल माइल यानी लगभग 37 किलोमीटर तक डिविएशन की अनुमति देता है और फ्लाइट लेवल 320 बनाए रखने को कहता है। विमान बाईं ओर एक हल्का मोड़ लेना शुरू करता है, शुरुआती कोर्स से करीब 20 डिग्री। दूसरा पायलट रडार की स्क्रीन पर नजर रखता है और दिशा को ठीक करता है ताकि सबसे घने और चमकते बादलों से दूर रहा जा सके। मौसम रडार पर और सामने देखने पर सिर्फ घने सफेद बादलों की परत दिखाई देती है और इस ऊंचाई पर तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। ऊंचे बादलों में आइसिंग का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा पायलट आइसिंग के जोखिम को कम करने के लिए एंटी आइसिंग सिस्टम सक्रिय करने का फैसला करता है ताकि पंखों और इंजनों पर बर्फ बनने से रोका जा सके। यात्रियों से अपने स्थानों पर लौटने और सीट बेल्ट बांधने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि आगे टर्बुलेंस की संभावना है। सुबह 6 बजे ईकैम मॉनिटर पर चेतावनी दिखाई देती है। ऑटो फ्लाइट रडर ट्रैवल लिमिटर सिस्टम। रडर ट्रैवल लिमिटर सिस्टम में खराबी। उसी स्क्रीन पर चालक दल के लिए निर्देश भी आता है। FAC-1 और FAC-2 दोनों कंप्यूटरों को बंद करें और फिर से चालू करें। ये ब्लॉक फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर यास स्थिरीकरण को नियंत्रित करते हैं और ऊंची गति पर रडर की चाल को सीमित करते हैं। ये चेतावनी पहली बार नहीं आती। पिछले कुछ महीनों में इसी विमान पर ऐसी ही त्रुटि कई बार दर्ज की जा चुकी है। चालक दल मानक प्रक्रिया के अनुसार सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। इस दौरान विमान स्थिर रूप से उड़ान जारी रखता है और नियंत्रण सामान्य बना रहता है। रडर ट्रैवल लिमिटर अपने आप में विमान के नियंत्रण का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये रडर के मैक्सिमम विचलन को सीमित करता है जो विमान के यॉ मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। उच्च गति पर यह लिमिटर सक्रिय रहता है और रडर के बड़े कोणों पर विचलन को रोकता है ताकि उड़ान की स्थिरता के लिए कोई खतरा पैदा ना हो। ये सब विमान नियंत्रण की एकीकृत तकनीक के तहत काम करता है जिसने प्रारंभिक यांत्रिक केबल सिस्टम की जगह ले ली है। इसे फ्लाई बाय वायर कहा जाता है, यानी वायर के जरिए नियंत्रण। आधुनिक एयरलाइनरों में साइड स्टिक और पैडल से दिए गए कमांड सीधे नियंत्रण सतहों तक नहीं जाते, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसरों और कंप्यूटेशनल मॉड्यूल्स के जरिए भेजे जाते हैं। कुल मिलाकर एयरबस A320 में फ्लाइट कंट्रोल 9 कंप्यूटरों के बीच वितरित होता है। 2EALAC एलेरॉन और एलिवेटर को नियंत्रित करते हैं। 3SEC स्पॉयलरों को नियंत्रित करते हैं
और नियंत्रण की डुप्लीकेशन सुनिश्चित करते हैं। 2SFCC फ्लैप्स और स्लैट्स के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2FAC यॉ स्टेबलाइजेशन और रडर के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कंप्यूटर पायलट की हर हरकत का विश्लेषण करते हैं, उड़ान के पैरामीटर जांचते हैं और उसके बाद कंट्रोल सिग्नल्स को एक्चुएटर्स तक भेजते हैं, रडर, एलरॉन्स, स्टेबलाइजर और इंजनों तक। इस प्रणाली का प्रोटोटाइप पहली बार कॉन्कॉर्ड पर लगाया गया था, जो उस समय के सबसे उन्नत पत्री यात्री विमानों में से एक था। वास्तव में गरज तूफानी बादल उन सबसे जटिल और अप्रत्याशित घटनाओं में से एक हैं जिनका सामना किसी भी उड़ान दल को करना पड़ सकता है। बाहर से वे साधारण घने क्यूमुलस जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर तेज टर्ब्यूलेंस, दबाव और तापमान में अचानक बदलाव होते हैं। गरज तूफानी बादल के भीतर ऊपर उठने वाली और नीचे गिरने वाली धाराएं 30 से 50 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती हैं। ऐसे विंड शीयर विमान की ऊंचाई और बैंक एंगल को अचानक बदल सकते हैं, जिसे ऑटो पायलट या पायलट को मैन्युअली उड़ान पथ को समायोजित करना पड़ता है। एक और खतरा है आइसिंग। अतिशीतित नमी की सस्पेंडेड बूंदों में बर्फ तुरंत पंखों के अग्र किनारों, स्टेबलाइजर और विशेष रूप से सेंसरों पर जमने लगती है। यदि समय पर एंटी आइसिंग सिस्टम सक्रिय न किए जाएं, तो बर्फ पंख की एरोडायनामिक्स को बदल सकती है, ड्रैग को बढ़ा सकती है और उपकरणों की रीडिंग्स को विकृत कर सकती है। पीटो ट्यूब्स विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। ये विमान की नाक पर लगे छोटे सेंसर होते हैं जो हवा के प्रवाह की गति मापते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि मेटियो रडार के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित दूरी पर बाईपास किया जाए, भले ही इससे मार्ग लंबा हो जाए। यात्रियों के लिए ये लगभग महसूस नहीं होता, लेकिन चालक दल के लिए उष्णकटिबंधीय उड़ानों में गरज तूफानों से बचाव सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है। कुछ देर बाद पायलट फ्लाइट लेवल 380 की अनुमति मांगते हैं और लगभग 11.5 किलोमीटर तक चढ़ाई की योजना बनाते हैं। एक बार फिर रडर ट्रैवल लिमिटर सिस्टम की खराबी की चेतावनी दिखाई देती है। पायलट एक बार फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही चेतावनी दोबारा दिखाई देती है। ऐसी चेतावनी इस विमान पर पहले भी दर्ज की जा चुकी थी, पिछले एक वर्ष में कुल 23 बार, और हर बार जमीन पर। ऐसे ही एक मामले के बाद टेक्नीशियन ने सिस्टम की पूर्ण रीसेट प्रक्रिया की थी। ये प्रक्रिया ऊपरी पैनल से नहीं, बल्कि सर्किट ब्रेकर पैनल के माध्यम से की गई थी। ये ऑटोमेटिक ब्रेकरों का पैनल होता है जो कप्तान की सीट के पीछे स्थित होता है और जिस पर दर्जनों गोल पुश बटन ब्रेकर लगे होते हैं। प्रत्येक ब्रेकर सिस्टम के किसी अलग मॉड्यूल को बिजली देता है या उससे बिजली काटता है। ये प्रक्रिया केवल जमीन पर करने की अनुमति होती है, लेकिन अब चालक दल वही पूर्ण रीस्टार्ट प्रक्रिया हवा में ही करने का निर्णय लेता है। कप्तान इरियांतो खराबी को मैन्युअली दूर करने का निर्णय लेते हैं। वो उठता है और अपने पीछे लगी ऑटोमेटिक ब्रेकरों वाली पैनल की ओर जाता है, जहां हर स्विच विमान के किसी अलग सिस्टम को बिजली देता है या उससे बिजली काटता है। वो जमीन पर देखी गई उसी रीस्टार्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए FAC-2 कंप्यूटर को बंद करता है। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर चेतावनी गायब हो जाती है, लेकिन लगभग तुरंत फिर से दिखाई देती है। कप्तान दोबारा कोशिश करता है, इस बार FAC-1 और FAC-2 दोनों ब्लॉकों को एक साथ बंद करके सिस्टम का पूर्ण रीस्टार्ट हवा में ही करता है। इसी क्षण एक चेतावनी ध्वनि बजती है। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है। पैनल पर ऑटो FLT-AP ऑफ का मैसेज जल उठता है। इसके तुरंत बाद ऑटो थ्रस्ट भी डिस्कनेक्ट हो जाता है और फ्लाइट कंट्रोल डिस्प्ले पर ऑल्टरनेट लॉ मोड दिखाई देता है। अब विमान पूरी तरह मैनुअल नियंत्रण में है। रोल और एंगल ऑफ अटैक पर कोई सुरक्षा सीमाएं नहीं हैं और चारों ओर घनी बादलता व टर्बुलेंस है। ऐसे हालात में इंजन और नियंत्रण अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उनसे सटीक हाथ से नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब दोनों FAC कंप्यूटर बंद कर दिए जाते हैं तो ईकैम डिस्प्ले पर नई चेतावनियां एक के बाद एक दिखाई देने लगती हैं। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तथाकथित ऑल्टरनेट लॉ मोड में चला जाता है। यह एक रिजर्व नियंत्रण मोड होता है जिसमें विमान पूरी तरह नियंत्रित रहता है, लेकिन फ्लाई बाय वायर सिस्टम में मौजूद कुछ स्वचालित सुरक्षा खो देता है। सामान्य स्थिति में नॉर्मल लॉ कंप्यूटर यह सुनिश्चित करता है कि विमान अनुमत एंगल ऑफ अटैक से बाहर ना जाए, गति या बैंक लिमिट को पार ना करे और पायलट की किसी भी इनपुट पर कंट्रोल मूवमेंट को स्वतः स्मूथ करता है। ऑल्टरनेट लॉ में ये सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, सभी सुरक्षा तंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं। विमान की प्रतिक्रियाएं अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और नियंत्रण पूरी तरह चालक दल की कार्यवाहियों पर निर्भर करता है। विमान फ्लाइट लेवल 320 या 9750 मीटर की ऊंचाई पर है और घने बादलों के भीतर उड़ रहा है। कुछ ही सेकंड बाद विमान का रडर कुछ डिग्री तक विचलित हो जाता है और विमान बाईं ओर रोल करने लगता है।
जब रोल अपने अधिकतम 54 डिग्री तक पहुंचता है तभी दूसरा पायलट समझ पाता है कि क्या हो रहा है। वह साइड स्टिक को पकड़ता है और उसे अपनी ओर और दाईं दिशा में खींचता है। इसी क्षण विमान की नाक तेजी से ऊपर उठती है और स्टॉल की चेतावनी सक्रिय हो जाती है। दूसरा पायलट साइड स्टिक को छोड़ देता है और विमान की नाक फिर से सामान्य स्थिति में लौट आती है, लेकिन इसके बाद वह दोबारा साइड स्टिक को अपनी ओर खींचने लगता है। चढ़ाई की दर बढ़ने लगती है, 15, 20, 25 मीटर प्रति सेकंड और कुछ ही क्षणों में लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। इंस्ट्रूमेंट्स पर पिच एंगल बढ़ता जाता है, 10 डिग्री, 15, 25 डिग्री। सामान्य मोड में चढ़ाई को सीमित करने वाली स्वचालित सुरक्षा अब निष्क्रिय है। कंप्यूटर हस्तक्षेप नहीं करता और एंगल ऑफ अटैक की सीमा को सुधारता नहीं है। कप्तान विमान को स्थिर करने की कोशिश करता है, लेकिन घने बादलों के कारण कोई दृश्य संकेत नहीं होते, केवल उपकरण। वह भी साइड स्टिक को अपनी ओर खींचने लगता है। ऊंचाई तेजी से बढ़ती है जब तक वो 11 और आधा किलोमीटर तक नहीं पहुंच जाती। इस दौरान गति तेजी से घटने लगती है। हवा लगातार और अधिक विरल होती जाती है, जबकि चढ़ाई अभी भी जारी रहती है। लगभग 11 और आधा किलोमीटर की ऊंचाई पर विमान क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक पर पहुंच जाता है। यह स्थिति A320 की सामान्य एरोडायनामिक संतुलन क्षमताओं से बाहर होती है। इस क्षण एंगल ऑफ अटैक 50 डिग्री से अधिक हो जाता है। विमान की नाक 25 से 30 डिग्री तक ऊपर उठी होती है और गति तेजी से गिरने लगती है। इंजन सामान्य मोड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन पंख की उठाने वाली शक्ति पहले ही खो चुकी होती है। विमान गहरे स्टॉल की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। विमान पत्थर की तरह नीचे गिरना शुरू कर देता है। अगले 30 सेकंड के दौरान विमान लगभग 2.5 किलोमीटर ऊंचाई खो देता है। इसके बाद गिरावट तेजी से बढ़ जाती है और विमान नीचे की ओर धंसता चला जाता है। पायलट कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहते हैं। क्षैतिज गति खतरनाक रूप से कम स्तर तक गिर जाती है, लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी समय ऊर्ध्वाधर गति तेजी से बढ़ती है और नीचे की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड से अधिक तक पहुंच जाती है। ऊंचाई की हानि विनाशकारी रूप से तेजी से होती है। कप्तान कई बार दूसरे पायलट से चिल्लाकर कहता है, पुल डाउन, नाक नीचे करो, नाक नीचे करो, लेकिन फ्लाइट रिकॉर्डरों के आंकड़ों के अनुसार साइड स्टिक अब भी अपनी ओर की स्थिति में ही बने रहते हैं। सुबह 6:20 पर विमान अत्यंत तेज गति से पानी से टकरा जाता है। बोर्ड पर मौजूद सभी 162 लोगों की मृत्यु हो जाती है। रडार से उड़ान के गायब होते ही जकार्ता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के डिस्पैचर दल से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही मिनटों बाद एलर्फा प्रक्रिया सक्रिय की जाती है, संभावित दुर्घटना की चेतावनी, और लगभग 1 घंटे बाद डेट्रेसफा, खोज और बचाव सेवाओं की सर्वोच्च तैयारी का स्तर। खोज अभियान में इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से दर्जनों जहाज और विमान भाग लेते हैं। खोज का मुख्य क्षेत्र जावा सागर का जल क्षेत्र होता है, बोर्नियो के दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। 31 दिसंबर 2014 को खोज के चौथे दिन गोताखोर पहले मलबे और यात्रियों के शव ढूंढते हैं। कुछ दिनों बाद पानी के नीचे धड़ का मुख्य हिस्सा खोज लिया जाता है। बाद में गाद के नीचे से फ्लाइट रिकॉर्डर, FDR और CVR निकाले जाते हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति KNKT ने निम्नलिखित निष्कर्ष स्थापित किए। मुख्य कारण FAC-2 मॉड्यूल में आई खराबी थी, जो इस विमान पर पहले भी दर्ज की जा चुकी थी। ये खराबी सोल्डरिंग के बाद बनी एक दरार के कारण उत्पन्न हुई, जिसके चलते ECAM पर बार बार त्रुटि संदेश दिखाई देते रहे। क्रू ने सिस्टम का पुनः प्रारंभ गलत तरीके से किया। दोनों FAC कंप्यूटरों को बंद कर दिया, जिससे नियंत्रण प्रणाली ऑल्टरनेट लॉ में चली गई और स्वचालित सुरक्षा प्रणालियां निष्क्रिय हो गईं। पायलटों ने अत्यधिक पिच एंगल की अनुमति दी, जिससे एरोडायनामिक स्टॉल उत्पन्न हुआ। पायलटों के बीच उचित समन्वय की कमी और अत्यधिक सूचना भार के कारण समय पर नियंत्रण पुनः स्थापित नहीं किया जा सका। एयरबस A320 विमान जावा सागर के ऊपर 28 दिसंबर 2014 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 162 लोग सवार थे, 2 पायलट, 5 चालक दल के सदस्य और 155 यात्री। कोई भी जीवित नहीं बचा।